एक ऐसा देश जो बार बार खुद को बदलता है, अलगाव से साम्राज्य तक और फिर राख से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनने तक। ये जापान की खुद को नया बनाने की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये शब्द सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़े मोड़ का प्रतीक है। ये उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें जबरदस्त शक्ति है, बड़ा बदलाव है और एक देश की खुद को बार बार नए तरीके से गढ़ने की कमाल की क्षमता है। देखिए, जापान का इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। पहले दुनिया से कटना, फिर उसके साथ जुड़ना और फिर एकदम नए तरीके से खुद को बनाना। लेकिन इस सब में एक बात कॉमन रही, अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को कभी नहीं खोना। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि शुरुआती जापान ने कैसे अपने पड़ोसियों से कुछ चीजें सीखीं, लेकिन उन्हें अपने अंदाज में ढालकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना दिया। 10,000 साल से भी ज्यादा का इतिहास सोचिए जरा। जोमोन काल के शिकारी संग्राहकों से लेकर यामातो कबीले तक, जिन्होंने खुद को सूर्य देवी का वंशज बताया, हर कदम एक पहचान गढ़ रहा था। नारा काल आते आते चीन का असर साफ दिखने लगा था, लेकिन जापान शुरू से ही चीजों को अपने तरीके से अपना रहा था, जैसे चीनी लिखावट को अपनी भाषा के लिए इस्तेमाल करना। अब सत्ता का केंद्र बदलता है और हैयान क्यो यानी आज के क्योटो में आ जाता है। और यहाँ कुछ कमाल का होता है। फुजिवारा कबीले ने पर्दे के पीछे से राज किया और एक ऐसी दरबारी संस्कृति पनपी जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती थी। इसी दौर में दुनिया का पहला उपन्यास द टेल ऑफ गेंजी लिखा गया। ये उस समय की जिंदगी, साजिशों और रोमांस की एक जबरदस्त झलक देता है। और फिर सब कुछ बदल जाता है। वो कला और संस्कृति का दौर खत्म होता है और एक ऐसे समाज की शुरुआत होती है जिस पर एक ताकतवर योद्धा वर्ग का राज था। ये एक ऐसा दौर था जिसने जापान को सदियों तक अपनी एक अलग पहचान दी। इस दौर को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, शोगुन। असल में इसकी वजह से जापान में दो तरह की पावर सेंटर बन गईं। सम्राट बस नाम के एक पूजनीय व्यक्ति बने रहे, लेकिन देश की असली ताकत यानी सेना और राजनीति शोगुन के हाथों में थी। लगातार लड़ाइयों ने समुराई वर्ग को जन्म दिया। ये योद्धा बुशिडो यानी योद्धा के रास्ते पर चलते थे, जिसमें वफादारी और सम्मान सबसे ऊपर थे। मंगोलों को हराना एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहीं से कामिकाजे या दैवीय हवा की कहानी बनी, जिसने लोगों में यह विश्वास भर दिया कि जापान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी देश में शांति नहीं आई और सेंगोकू काल में गृह युद्ध छिड़ गया। सदियों की उथल-पुथल के बाद तोकुगावा शोगुनेट ने देश को एक किया और एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया। उन्होंने साकोकू की नीति लागू की, मतलब राष्ट्रीय अलगाव। जापान ने लगभग 250 सालों के लिए खुद को बाकी दुनिया से पूरी तरह काट लिया। ये शांति का एक लंबा दौर था जिसने जापान को अपनी कला और संस्कृति को निखारने का मौका तो दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये शांति और ये अलगाव हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता था। 19वीं सदी के बीच में बाहरी दुनिया ने जापान के दरवाजे पर दस्तक दी, और इस बार दस्तक इतनी जोर की थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यही वो सवाल था जिसका सामना तोकुगावा शोगुनेट को करना पड़ा। सदियों तक अपनी शर्तों पर जीने के बाद जापान को अब एक ऐसी दुनिया का सामना करना था जो उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। और इसका जवाब आया 1853 में अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी के ब्लैक शिप्स के रूप में। जरा सोचिए, धुएं उगलते विशालकाय जहाज, ऐसी टेक्नोलॉजी जो जापानियों ने कभी देखी ही नहीं थी। उनके आने से जापान को अपना 250 साल पुराना अलगाव खत्म करना पड़ा। ये एक राष्ट्रीय झटका था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे तेज बदलावों में से एक माना जाता है। शोगुनेट के खत्म होते ही मेजी रेस्टोरेशन का दौर शुरू हुआ। कुछ ही दशकों में जापान पूरी तरह बदल गया। सामंती व्यवस्था खत्म हुई, समुराई वर्ग को भंग कर दिया गया और देश ने इतनी तेजी से आधुनिकीकरण किया कि सचमुच तलवारों की जगह रेलवे और टेलीग्राफ ने ले ली। इस नए आधुनिकीकरण के साथ नई महत्वाकांक्षाएं भी पैदा हुईं। जापान ने अपनी नई औद्योगिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल पश्चिमी देशों की नकल करने और अपना खुद का एक साम्राज्य बनाने के लिए किया। जापान के उठने की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। 1895 में चीन को हराया और उसके ठीक 10 साल बाद 1905 में कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रूस को हरा दिया। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी एशियाई ताकत ने एक बड़ी यूरोपियन शक्ति को हराया था। जापान अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका था।
लेकिन जापान की ये शाही महत्वाकांक्षाएं उसे दूसरे विश्व युद्ध के एक बहुत ही विनाशकारी रास्ते पर ले गईं और इसका अंत हुआ 6 अगस्त 1945 को, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक 3 दिन बाद एक और शहर पर परमाणु बम गिरा। इन 2 घटनाओं ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसका साम्राज्य खत्म हो गया और देश पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन राख से भी जापान एक बार फिर खुद को बनाने वाला था। मित्र देशों, खासतौर पर अमेरिका के कब्जे में उस सैन्यवादी साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। जापान ने एक नया शांतिवादी संविधान अपनाया और एक लोकतंत्र के रूप में खुद को फिर से खड़ा किया। और यहीं से शुरू होती है जापान की दूसरी महान पुनर्खोज की कहानी। युद्ध में पूरी तरह बर्बाद हो चुका एक देश अब उद्योग और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा पावर हाउस बनने वाला था जिसे लोग आर्थिक चमत्कार के नाम से जानते हैं। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? असल में ये कई चीजों का मेल था। सरकार की स्मार्ट नीतियां, एक मेहनती वर्कफोर्स जिसने काइजेन यानी लगातार सुधार के विचार को अपनाया, और सही उद्योगों में पैसा लगाना। जल्दी मेड इन जापान क्वालिटी का दूसरा नाम बन गया और 1970 के दशक तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। तो चलिए अब आज के दौर में आते हैं, जहां जापान एक बार फिर नई चुनौतियों का सामना कर रहा है और शायद खुद को फिर से बदलने के एक और चक्र की दहलीज पर खड़ा है। आज जापान के सामने बड़ी मुश्किलें हैं। 90 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में ठहराव है। देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और जन्म दर बहुत कम है, और दुनिया में उसे एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, तो दूसरी तरफ एक ताकतवर और मुखर चीन के साथ उसके जटिल रिश्ते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक देश जिसने खुद को बार बार पूरी तरह से बदला है, प्राचीन कबीलों से शाही दरबार तक, योद्धा राज से अलग थलग देश तक, और फिर साम्राज्य से आर्थिक महाशक्ति तक, वो इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? इतिहास को देखें तो लगता है कि अगर कोई देश खुद को फिर से गढ़ सकता है तो वो जापान है। लेकिन ये अगला बदलाव कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।